नमस्कार, मैं मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम चर्चा कर रहे हैं सीतापुर में हुए मर्डर केस की। जी, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों को एक उसी परिवार के सदस्य ने मौत के घाट उतार दिया। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो सिर्फ सीतापुर के लोग ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोगों का दिल दहल गया कि कोई व्यक्ति इतना बेरहम कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति कैसे अपने ही परिवार के 6 सदस्यों को मौत के घाट उतार सकता है, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हों। इसी एक केस की जानकारी के लिए, इसी एक केस के सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं आखिर वो क्या वजह रही होगी कि एक ही परिवार का कोई व्यक्ति इतना बेरहम बन गया कि उसने अपने ही परिवार के 6 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। वरुण जी, ऐसी क्या वजह रही होगी कि सीतापुर के एक गांव में एक संभ्रांत परिवार के 6 लोगों को उसी परिवार के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए, जब 11 तारीख की सुबह हुई तो सीतापुर के पल्हापुर गांव के रहने वाले अनुराग सिंह और अनुराग की मां, अनुराग की वाइफ, अनुराग के 3 बच्चे, इनकी लाशें पुलिस को मिली। सबसे पहले पड़ोसियों ने इस मामले को देखा कि भाई ये लाशें पड़ी हुई हैं, और तब जब पड़ोसी वहाँ पहुँचे, मौके पर पहुँचे, तब ये देखा गया कि जो बच्चे थे, 2 बच्चे, अनुराग के 2 बच्चे, अनुराग और प्रियंका के 2 बच्चे, वो जिंदा थे। इन बच्चों को लेकर सबसे पहले लखनऊ की तरफ दौड़ लगाई गई, किसी तरह इन बच्चों की ज़िंदगी बचाई जाए जी। तो एक बच्ची ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जो बेटा था वो लखनऊ तक पहुंचा, अस्पताल तक पहुंचा, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले उस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। ये एक बहुत ही विभत्स हत्याकांड था। जैसा आपने कहा कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। सीतापुर केस, तमाम लोग इसके बारे में तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही केस छाया हुआ है। इसी केस से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस ने अभी तक जानकारी जुटा ली है। तो पुलिस ने जो जानकारी जुटाई है, और हम जो बात करने वाले हैं वही बात करने वाले हैं जो पुलिस ने अभी तक जानकारी हासिल की है, जो जानकारी जुटाई है। मृत्युंजय, पहली बात तो ये कि जब 11 तारीख की सुबह हुई, जब ये देखा गया कि एक इस तरीके की वारदात हुई है, सबसे पहले पड़ोसी मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने ये देखा कि इस पूरे हत्याकांड में जो 6 लोगों का जान ली गई, इस पूरे मर्डर केस में हथौड़े का इस्तेमाल किया गया, गोलियों का इस्तेमाल किया गया, और बहुत ही ज़्यादा विभत्स तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो अनुराग जो 100 बीघा के किसान थे, वो सीतापुर के पल्हापुर गांव में रहते थे, और वहाँ के वो सबसे अमीर लोगों में शामिल थे गांव के। उनकी पत्नी प्रियंका, उनके 3 मासूम बच्चे, और अनुराग की माताजी, जिनकी उम्र करीब 62 साल थी। अनुराग की पत्नी की उम्र करीब 40 साल थी। अनुराग की उम्र करीब 45 साल थी। तो ये पूरा हंसता खेलता जो परिवार है, ये पल्हापुर गांव में उस दिन मौजूद था जिस दिन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस पूरे केस में एक शख्स जीवित बच गया, जो अनुराग के छोटे भाई अजीत फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। उनके ऊपर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है, और ये माना जा रहा है कि इस हत्याकांड को अनुराग ने अंजाम, माफ़ करें, उनके जो छोटे भाई हैं अजीत, उन्होंने अंजाम दिया है। तो अजीत का जो इस पूरे केस में रोल है, वो क्या रोल है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बात पता चलती है कि अनुराग जो एक पेशे से किसान, उनकी जो वाइफ वो रह रही थी 90 किलोमीटर दूर लखनऊ में। अनुराग के बच्चे वो पढ़ रहे थे CMS अलीगंज ब्रांच में। CMS लखनऊ का सबसे बड़ा स्कूल है। तो यानी कि अनुराग की जो पत्नी प्रियंका हैं, वो एक बीमा कंपनी में नौकरी कर रही थी, लखनऊ में रह रही थी, और एक अच्छी जगह रह रही थी, फ्लैट में रह रही थी, और उनके 3 बच्चे जो लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। यानी अनुराग के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो एक सम्राट परिवार, एक बहुत ही अच्छे अमीर परिवार से ताल्लुक़ रख रहे थे। उनका जो पूरा परिवार था वो पूरी तरह सेट था। अब अगर पैसे की कोई कमी नहीं थी तो आखिर अनुराग ने अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने बच्चों को क्यों मार दिया? ये सवाल पूरा गांव पूछ रहा था, और ये सवाल पुलिस के जहन में भी था। तो
पुलिस की जो तमाम तरीके की जांचें थी वो वहाँ होने लगी। पुलिस की LIU मौके पर पहुँच गई, यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जिसको कहा जाता है। पुलिस का डॉग स्क्वाड वहाँ मौके पर पहुँच गया। इसके अलावा हम बात करें तो पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम होती है, जो मौके से सबूत जमा करती है, फिंगरप्रिंट्स के निशान, बालों के निशान, ऐसे तमाम जो पहलू होते हैं, वो पूरी टीम मौके पर पहुँच गई और तमाम सबूतों को जुटाया जाने लगा। अब चूंकि 6 मर्डर की बात थी और इस बीच चुनाव भी चल रहे हैं, तो ये खबर तुरंत लखनऊ तक पहुंच गई, यानी कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं, ये खबर वहां तक पहुंच गई। और इसके बाद पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों ने इस पर तमाम तरीके की मीटिंग्स की, फ़ोन पर जानकारी ली, अपने जो जूनियर्स हैं उनको निर्देशित किया। और इतना सब होने के बाद ये जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर सुबह सुबह वहाँ पहुँच गए और ये पूरा जो सिनेरियो है उसको देखा। अब जब देखा तो ये पता चला कि जो अनुराग की माँ है उनको माथे पर बीचों बीच गोली मारी गई थी जी, और हथौड़े से उनके चेहरे पर, उनके सिर पर वार किया गया था। प्रियंका जो अनुराग की वाइफ हैं उनको सीने पर सटाकर, जिस तरफ दिल होता है बाईं तरफ, वहां गोली मारी गई थी और प्रियंका के सिर और चेहरे पर भी हथौड़े से वार किया गया था। इसके बाद जो उनके बच्चे थे उनके पैरों को तोड़ दिया गया था, उनको हथौड़े से मारा गया था और उनको दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था। इससे ज़्यादा विभत्स, इससे ज़्यादा बर्बर, इससे ज़्यादा क्रूर शायद ही कुछ हो सकता है मृत्युंजय जी। और इसके बाद भी बच्चे बच गए, 2 बच्चे उसके बाद भी बच गए, जिनको मैंने बताया शुरुआत में कि उनको अस्पताल ले जाने का प्रयास हो रहा था। एक बच्ची ने मौके पर दम तोड़ दिया जब उसको रास्ते में वो थी, और एक बच्चा जो बेटा था, सबसे छोटा बेटा था, वो अस्पताल पहुंचने के बाद वो जीवित नहीं बचा। मरते मरते वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था वो तो नहीं पता, क्योंकि बच्चा अब इस संसार में नहीं है। उसके कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह के वीडियोस को शेयर बिल्कुल भी ना करें, मैं यही कहूँगा। पुलिस इस तमाम जो पहलू हैं उसकी जांच करने में जुट गई। पुलिस ने तमाम लोगों से बातचीत की, इस केस से जुड़े जितने भी लोग थे उनसे बातचीत की, बात अजीत से भी की। अब जब अजीत से बात होने लगी तब पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो हैरान करने वाली थी। पहली बात मृत्युंजय, अजीत बार बार अपने बयानों को बदल रहा था, अजीत घबरा रहा था और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके जवाब वो नहीं दे पा रहा था। अगर किसी इंसान के सर पर खून सवार है, वो मर्डर करने पर आमादा है और उसने अपनी माँ को नहीं बख्शा, अपने बच्चों को नहीं बख्शा, तो वो अपने भाई को भला कैसे छोड़ देगा? एक बात। दूसरी बात ये कि अनुराग के बारे में ये बात कही जा रही है कि वो बीमार थे, उनको मानसिक परेशानी, नशे की लत थी, वो कर्जे में दबे हुए थे। ये तमाम चीज़ें भी पुलिस ने चेक की, लेकिन ये बात पता चलने लगी धीरे धीरे कि उतना भी खराब हालात नहीं थे जितने खराब हालात पुलिस को बताए गए। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी पता चली कि अजीत की जो पत्नी है विभा, उनके अकाउंट से काफ़ी बड़ी मात्रा में रकम को निकाला गया। अब इतनी बड़ी पैसों की ज़रूरत अचानक अजीत को क्यों पड़ी? क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो पैसे हैं ये हत्यारों को देने के लिए निकाले गए हों? ये सवाल कई हैं जी, जिनकी जांच अभी भी जारी है। सवाल ये भी है कि क्या अजीत ने ये पूरा मर्डर केस अकेले प्लान किया? क्या इस हत्या में वो अकेले शामिल था या कुछ और लोग भी थे जिनका पकड़ा जाना अभी बाकी है? एक बात इसके अंदर ये भी है मृत्युंजय कि जब अमूमन इस तरीके के बड़े कत्ल के केस होते हैं तो उनके पीछे कोई एक बड़ा मोटिव होता है। दोनों भाइयों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई थी क्या कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई के पूरे परिवार को जान से मार दिया। अच्छा, माँ तो वो अजीत की भी थी, तो ऐसा आखिर अजीत ने क्यों किया? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब इसमें पता ये चलता है कि अजीत और अनुराग के जो पिता थे उन्होंने कुछ कर्ज लिया था। वो कर्ज कितना था ये जानकारी अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन अब अनुराग ये चाहते थे कि इस कर्ज को चुकाया जाए, लेकिन खेती किसानी करके पहले पैसा कमाएं और उसके बाद उस कर्ज को चुका दिया जाए। अजीत ये चाहता था कि नहीं, इस खेती किसानी को हम बेच देते हैं, ज़मीन को हम बेच देते हैं, घर को हम बेच देते हैं और जो पैसा आएगा उससे हम कर्ज को चुका देते हैं। तो दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था। प्रॉपर्टी दोनों के पास बहुत ज़्यादा थी, जैसे मैंने बताया कि 100 बीघा के करीब में फसल ही हो रही थी। इसके अलावा भी कुछ एक उनकी ज़मीन जायदाद थी।
तो ये तमाम जो प्रॉपर्टी का झगड़ा था वो दोनों भाइयों के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद दरार बन गया। की वजह थी, दरार की जो कारण था वो ये प्रॉपर्टी थी। अब ये भी देखने वाली बात है कि दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी को लेकर ही लड़ाई थी या किसी और वजह से भी दोनों की परेशानी थी। कहा ये भी जा रहा है कि जो माँ का झुकाव था, जो सावित्री उनकी माँ है, उनका जो झुकाव था वो अनुराग के प्रति ज़्यादा था। अब ऐसा क्यों था ये भी देखने वाली बात है, ये भी जांच में पता चलेगा जी। तो कुछ चीज़ें अभी तक ऐसी हैं कि जो जांच में साफ हो गई। जैसे एक ये वाली बात साफ हो गई कि अनुराग, ये अजीत ने खुद ये बात कबूल की है कि उसने ही ये सारा मास्टरमाइंड वही था। हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन अजीत ने अभी तक ये वाली बात नहीं बताई कि विभा के अकाउंट से जो पैसा निकाला गया उसका क्या किया। दूसरी बात उसने जो नहीं बताई वो ये कि इस हत्याकांड में उसके साथ और कौन लोग शामिल थे। जी। अब देखिए आपके 3 लोग, जिस वक्त ये हत्या हुई 3 लोग ऐसे थे जो थोड़ा बड़े थे, जिनके शरीर में थोड़ी ताकत थी। चाहे वो 62 साल की अनुराग और अजीत की माँ रही हों, चाहे वो 40 साल की प्रियंका रही हों, चाहे वो 45 साल के अनुराग रहे हों, तो क्या 3 लोग मिलके एक अकेले अजीत को रोक नहीं पाए? ऐसा अगर होता है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई अजीत अकेले थे, क्या उनके साथ कोई और तो नहीं था। और पुलिस भी मुझे लगता है इन सब चीज़ों का विचार कर रही है। अच्छा, एक इसमें अभी पुलिस शायद आगे आने वाले वक्त में नार्को टेस्ट भी कराए, ये देखने के लिए कि अजीत सच बोल रहे हैं, अजीत झूठ बोल रहे हैं, किन चीज़ों को अजीत छुपा रहे हैं। अब तो 48 घंटे से चूंकि इस मर्डर केस को ज़्यादा हो गए, वरना ये भी पता करना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि क्या अजीत ने भी किसी प्रकार का कोई नशा किया था या नहीं किया था कत्ल करने से पहले। जब पोस्टमार्टम हुआ था शवों का तब ये बात साबित हो गई थी कि अनुराग के सिर में 2 गोलियां मिली थी। एक गोली जो आर पार हो गई थी और दूसरी गोली जो उसके सिर में अटक गई थी, फंस गई थी। तब पुलिस को ये शक होने लगा कि भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ है और ये आत्महत्या का मामला नहीं है, ये ऐसा कोई केस नहीं है कि जिसमें एक शख्स ने नशे में अपने पूरे परिवार को मार दिया हो। ये कोई उस तरीके का केस नहीं है कि एक इंसान ने कर्ज के दबाव में अपने पूरे परिवार को मार दिया हो, मानसिक बीमारी के चलते अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी हो और फिर खुद भी अपने आप को गोलियां मार ली हों। जब आप अपने सिर पर बंदूक रखते हैं, खुद को एक गोली मारते हैं, उसके बाद क्या आप दूसरी गोली चला भी सकते हैं? ये असंभव है। ये आज तक कभी नहीं इस तरह का कोई केस पुलिस ने पहले कभी देखा। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये वाली बात आ गई तभी से पुलिस ये मानने लगी थी कि हत्या तो हुई है और ये 6 का 6 जो है ये मर्डर है। अब इन मर्डर्स को अंजाम किसने दिया, इस बात को जब पुलिस तलाश रही थी तभी अजीत अपने ही बयानों के जाल में फंसता चला गया। अब देखिए आज की जो रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जो विभा हैं वो भी उस वक्त शायद मौजूद थीं जिस वक्त इन जो कत्ल थे उनको अंजाम दिया गया। एक बात ये भी पता चल रही है कि अनुराग के जो पट्टीदार थे भरत सिंह, इनकी 1996 में इनका भी मर्डर हुआ था। 1996 में इस कत्ल को अंजाम दिया गया था और इसमें अनुराग के पिता वीरेंद्र सिंह जो है वो नामजद थे और सबूतों के अभाव में ये बच गए थे। और मंगलवार को उमेश सिंह नाम के एक शख्स को एसओजी ने हिरासत में लिया। इसके बाद इस एंगल से भी जांच जारी है अभी कि क्या ऐसा तो नहीं कि रंजिश के मामले में इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया गया है और क्या ऐसा तो नहीं कि अजीत ने उस मर्डर केस के जो लोग थे उनकी मदद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अपना पारिवारिक मसला और पुरानी रंजिश दोनों को यूज किया गया। ये 2 चीजें हैं। एसटीएफ भी इस मामले की जांच कर रही है और देखिए जो पुतले थे उसी वजन के, उसी हाइट के वहाँ पर लाए गए, इस सीन को पूरा रिक्रिएट किया गया कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया रहा होगा। तो पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है और मेरे जो लोग इस वक्त जो दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि सीतापुर केस में अभी और खुलासे होने बाकी हैं। मृत्युंजय, अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो पर्दे के नीचे अभी छुपी हुई हैं। जी सर, बहुत सारी। अभी पुलिस जब इसकी जांच करेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें और भी खुल के सामने आ पाएंगी। अच्छी बात यह है कि एडीजी प्रशांत कुमार भी इस मामले में खास दिलचस्पी ले रहे हैं, वो भी इस मामले की जांच से जुड़े हुए हैं और भी तमाम काबिल जो पुलिस अफसर हैं वो भी इस मामले की जांच से जुड़े हुए हैं और एसटीएफ भी इस मामले की जांच से जुड़ी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो चोट हैं
उनका मिलान किया गया और जो पुतलों को जिस तरीके से दोबारा गिराया गया, उनको चोट लगाई गई और उसके बाद उन चोटों से मिलान किया गया कि क्या इस तरीके से वाकई कत्ल करना संभव है या संभव नहीं है। 2 घंटे तक तमाम लोगों से पूछताछ हुई। महमूदाबाद कोतवाली भी ये लोग गए, वहां पे भी पूछताछ हुई और अनुराग के ताऊ आरपी सिंह को भी पुलिस ने फिर से हिरासत में लिया है। अजीत को चचेरे भाई अशोक, अमित, पत्नी विभा, बच्चों को अस्पताल ले जाने वाले प्रभाकर सिंह, नौकर सर्वेश, वीरेश, इन तमाम लोगों से पूछताछ हुई है। तो जब इतने तमाम लोगों से पूछताछ हुई है तब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस केस के तार खुलते चले जाएंगे और बहुत जल्द असली कातिलों तक पुलिस पहुंच जाएगी और अजीत के साथ जो भी लोग इस घटना में शामिल होंगे उन तक भी पुलिस पहुंच जाएगी। सर एक बात और थी, अजीत ने जैसा अपने बयान में कहा था कि जब अनुराग नशे की हालत में परिवार को खत्म कर रहा था तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया, क्या ये संभव हो सकता है? देखिए मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि एक तो जब नशा इंसान करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की हालत में नहीं होता और कई बार अगर उसने शराब का सेवन बहुत ज़्यादा किया है तो उसके कदम लड़खड़ाते हैं, वो सटीकता के साथ वार नहीं कर सकता। और यहाँ पे हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा इस तरीके से, जैसे मैंने बताया, प्रियंका के सीने पर सटाकर गोली मारी गई या माता के सिर पर सटाकर गोली मारी गई। पहले कुछ लाज हाँ, इस तरीके से आदमी इतनी सटीकता के साथ काम को अंजाम नहीं दे पाता अगर उसने बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ है तो। और दूसरी बात ये कि जो अजीत के बयान थे कि मुझे एक कमरे में मैंने खुद को बंद कर लिया और अपनी जान बचाई, इस बात से पुलिस बहुत मुतमईन नहीं थी, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अजीत कुछ ना कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। अजीत एक स्कूल में टीचर के रूप में काम कर रहे थे, अजीत ने छुट्टी भी ली थी, तो अजीत ने पहले से ही ये छुट्टी क्यों ली थी? अजीत को क्या ऐसा पता था कि पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो आखिर अजीत का प्लान क्या था? अजीत ने तमाम छुट्टियां क्यों ली थी? पुलिस जब इस एंगल से जांच करने लगी, पुलिस जब उससे सवाल किए गए अजीत से, तो अजीत ने फिर बता दिया कि मैंने ही ये हत्याकांड को मैंने अंजाम दिया है। अब पुलिस के सामने अब जो सवाल हैं वो ये कि और कौन? अजीत का पता चल गया, और कौन? क्या विभा उसमें शामिल थी या और कोई लोग उसमें शामिल थे? अब ये जांच का विषय। अच्छा सर, एक बात और जो आपने बताया कि पहले सिर कुचला, फिर सटाक गोली मारी माँ के माथे पे, सावित्री के प्रियंका के सीने पे गोली मारी, वो भी सटाक के गोली मारी, बच्चों के टांग तोड़ के उन्हें नीचे फेंक दिया। तो क्या सीरियल किलर्स की जैसी ये स्थिति जिस तरह से बन रही और जो जैसे केस आते हैं, इस तरह के केस कोई आम व्यक्ति या अकेला अजीत या उसकी पत्नी इसको अंजाम नहीं दे सकते हैं? ऐसा जिस तरह की जो वहां पे घटना हुई है, जैसा आप बता रहे हैं, क्या सीरियल किलर्स का भी यूज किया गया हो सकता है? देखिए, भाड़े के हत्यारों का इसमें इस्तेमाल किया गया हो सकता है। सीरियल किलर एक बिल्कुल अलग टर्म है। जो लोग एक के बाद एक मर्डर करते हैं, कुछ कुछ वक्त के अंतराल पे मर्डर करते हैं, उनको हम सीरियल किलर की संज्ञा देते हैं। यहाँ पे भाड़े के हत्यारों का इस्तेमाल हो सकता है किया गया हो। तो जो विभा के अकाउंट से जो पैसे निकाले गए थे, हो सकता है कि वो भाड़े के हत्यारों को दिए गए हों। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है ये हम अभी दावे के साथ नहीं कह सकते जब तक कि पुलिस इस पे कुछ ना कह दे। मैं आप दर्शकों के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। पुरानी बात है, बात उन दिनों की है जिन दिनों में रिपोर्टिंग कर रहा था, और बुलंदशहर में एक ऐसा ही केस हुआ जब ये कहा गया कि एक मर्डर केस हुआ, एक परिवार के बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, गर्भवती महिलाओं को मार दिया गया, छोटे बच्चों को मार दिया गया, एक पूरे हंसते खेलते परिवार के 7-8 लोगों को मार दिया गया, मुझे याद है जी। मैं मौके पर पहुंचा, मैंने देखा पूरी हर जगह खून बिखरा पड़ा है, लोगों को सर पे मारा गया है और ये इंश्योर किया गया है कि कोई भी बच ना जाए। और उसमें भी भाई एक बच गया था, और जब ये बात पता चली कि एक भाई बच गया है, और भाई ने बयान भी दिया था, मैंने वो बयान खुद रिकॉर्ड किया था, मैं वहाँ मौके पर मौजूद था। उसने ये बताया कि बदमाश घुसे, लूटपाट के इरादे से घुसे और मेरे भाई के पूरे परिवार को उन्होंने मार दिया। पुलिस ने जब जांच शुरू की थोड़े वक्त के बाद, तब ये बात पता चली कि जो आरोपी है, जो कातिल है, जो दोषी है, वो कोई और नहीं, वही भाई था जिसने इस पूरे परिवार को मारा। भाई और भाई का बेटा वो सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़े, गर्मियों का वक्त था, सोते हुए पूरे परिवार को उन्होंने जान से मार दिया। किसी को मतलब मौका नहीं दिया
दो लोग थे, सबके सर पर हथौड़ों से वार किया गया, भारी चीज़ के इस्तेमाल किया गया और पूरे परिवार को जान से मार दिया गया। ये मैंने जब वारदात को देखा सुना, मैं मौजूद था, मैं पूरी तरह अंदर तक हिल गया। और जब ये बात पता चली कि इसके अंदर भाई ही इन्वॉल्व था, तब ये सोचा ऐसा क्यों हुआ। पुलिस जब जांच कर रही थी, पुलिस ने जांच में ये पाया कि जो मरने वाले लोग थे उन्होंने मजाक उड़ाया था कभी उस भाई का जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो एक दो मर्तबा बेइज्जती इस तरह की गई, अपने दोस्तों के सामने की गई, उसके दिल में वो बातें बस गईं। उसने अपने बेटे को वो बातें बताईं और फिर पिता पुत्र ने मिलके इस हत्या की योजना को अंजाम दिया। उनको लगा कि अपमान हुआ है उसका बहुत ज़्यादा, और उसके बाद वो वहाँ पहुँचे, दोनों ने मिलके ये मौत का खूनी खेल खेला। अब आप इस केस में देखिए, इस केस में अजीत ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अब अजीत के साथ कौन लोग थे ये पुलिस की जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी कमोबेश मुझे वैसा ही एक पैटर्न देखने में मिलता है। लोगों को हथौड़े से मारा गया, उनके सिर पे वार किया गया और ये इंश्योर किया गया कि कोई भी किसी भी रूप में जिंदा ना बच जाए। तो ये एक जो खानदान को ख़त्म करने वाला जो पैटर्न है कि कोई भी बच ना जाए, किसी भी रूप में ना बच जाए, ये बहुत ख़तरनाक पैटर्न है। ये लोग इंश्योर करते हैं कि कभी भविष्य में ऐसा ना हो कि इनके परिवार का कोई व्यक्ति बदला लेने के लिए हमारे परिवार के लोगों को मारे, तो इसलिए पूरे खानदान को ख़त्म कर देते हैं। और सिर पे मारने का मतलब आप देख रहे हैं उनके भीतर कितना गुस्सा भरा हुआ था, कितना आक्रोश भरा हुआ था, कितना मैं कहूँ कि कितना ज़्यादा क्रोध रहा होगा, कितना ज़्यादा गुस्सा रहा होगा। अपनी सगी माँ को इस तरह मारना कितना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा मृत्युंजय, तो बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब है। लेकिन जो हत्यारा होता है, जिस वक्त उसके सर पर मौत सवार होती है, खून सवार होता है, वो किसी की नहीं देख रहा होता, सुन रहा होता, और इस तरह हत्याकांडों को वो अंजाम देते हैं वो लोग। लेकिन ऐसे लोग पुलिस से बच नहीं पाते, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, एक ना एक दिन वो पकड़े जाते हैं और मैं कहूँगा सलाखों के पीछे जाते हैं। तमाम बेशक शायद हमारे देश में कानूनी कार्रवाई लंबी चलती हो, लेकिन ये ज़रूर देखा गया कि अंतिम वक्त तक जो है वो अपने मतलब सज़ा उनको ज़रूर मिलती है, वो बच नहीं पाते सज़ा से। कोई भी ऐसा अपराधी जिसने इस तरह के किसी भी नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है, कभी भी वो नहीं बच पाएगा, वो हमेशा पकड़ा जाएगा। वो ऐसा कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है कि पुलिस उसे पकड़ लेती है, वो नहीं जाना ही चाहिए। बिल्कुल। तो मृत्युंजय, ये मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को शायद पूरी कहानी समझ में आई होगी और बाकी दर्शकों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और ये एक नया हमारा प्रयास है पॉडकास्ट का, इस नए फॉर्मेट के ज़रिए इस तरह की जो खबरें हैं उनको आप तक पहुंचाने का। तो हमारा और मृत्युंजय का ये प्रयास आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण सर आपका। आपको इस पूरे मामले को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। और जैसा वरुण सर ने बताया कि ये हमारा एक नया प्रयास है, आप लोग देखते रहिए अमर उजाला को और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।